स्टेप के थ्रू होगा ग्लाइकोलाइसिस। तो चैप्टर 14 रेस्पिरेशन, क्लास 11th बायोलॉजी। तो इन दैट प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। So glycolysis, first step in which the glucose is broken down in the form of into the product of two pyruvates। बहुत सिंपल। अब 10th में भी ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि ग्लूकोज अगर दो पायरुविक एसिड में या दो पायरुवेट में टूटता है तो वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब जो एनिमल्स या जो नॉट एनिमल्स बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोब्स हैं या फंगस है, तो वो तो आगे फर्मेंटेशन के थ्रू ही पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सी एंजाइम्स है, दो तरह की फर्मेंटेशन हो सकती है। एक अल्कोहलिक यानी कि अल्कोहल बना सकती है यीस्ट, और एक हो सकती है लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड बन सकता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज में। तो दैट इज द फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन वाले हैं वो क्या करेंगे, वो आगे की प्रोसेस करेंगे जिसमें क्रेब्स साइकिल कर सकते हैं। दे कैन डू क्रेब्स साइकिल बिकॉज दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दे विल बी मेकिंग द लार्ज नंबर ऑफ एटीपीज बाय क्रेब्स साइकिल। देन रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी हमें, कितने इस प्रोसेस के दौरान कितने एटीपी यूज हुए, कितने एटीपी गेन किए हमने, यानी कि लॉस और गेन फाइंड करना पड़ेगा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का। एम्फीबॉलिक पाथवे होना, रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक है, दैट मींस दोनों तरह की है, एनाबॉलिक भी है कैटाबॉलिक भी है। में कुछ भी ब्रेक भी हो रहा है कहीं कहीं पर, वो जो उनके इंटरमीडिएट्स होते हैं बीच में, अगर कोई इंटरमीडिएट जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप रिएक्शन के वक्त बीच में एक तीन तीन कार्बन के उसमें टूट जाता है। किसमें, एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूटता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक टूटता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP। तो ये दोनों हालांकि दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इनके बीच में इक्विलिब्रियम का साइन लगा रहता है क्योंकि ये दोनों 3 कार्बन के हैं। ग्लूकोज 3 स्टेप के बाद इनमें टूट जाता है। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनने के बाद वो इन दोनों में टूट जाता है। ये भी 3 कार्बन का होता है, ये भी 3 कार्बन का होता है। हो सकता है कहीं पर किसी और मेटाबॉलिक पाथवे में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एज अ सब्सट्रेट यूज कर रहा हूँ। वैसे ग्लाइकोलाइसिस में इसके बाद यहाँ पर और स्टेप्स चलते हैं, 5 स्टेप्स 6 स्टेप्स और चलते हैं जिससे ये पायरुविक एसिड में बदलता है। बट ऐसा भी कभी कोई प्रोसेस हो सकता है जिसमें इसके इंटरमीडिएट्स यानी DHAP और ये सब किसी और पाथवे में यूज हो रहे हैं, they are used in the other pathways। इसी तरह से ग्लाइकोलाइसिस क्या हो जाती है, एक एम्फीबॉलिक पाथवे हो जाती है। इट बिकम्स एन एम्फीबॉलिक, दैट मींस दो डुअल मोड है इसका। ठीक है, इट हैज डुअल मोड ऑफ ब्रेक भी हो रहा है उसमें, the things are getting broken now and the things are also getting formed, both the things are happening in this glycolysis। फिर आ जाता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये चैप्टर की आउटलाइन है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में कितनी ऑक्सीजन यूज हुई वो दिया जाता है, हाउ मच ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड उसकी वजह से ब्रेक होने के बाद कितनी CO2 बनी, हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस्ड। ये हो गया रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अगर इसका हम डिवाइड कर देंगे तो ऑक्सीजन यूज टू CO2 प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई, मॉलिक्यूल्स का नंबर अपॉन कितने ऑक्सीजन एटम यूज हुए, इनको अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर, तो ये आउटलाइन है, इसी को हमने डिटेल में समझा था। डेफिनेशन है, ठीक है, कि ग्रीन प्लांट्स हो चाहे सेप्रोफाइट्स हो चाहे कोई बैक्टीरियाज हो, रेस्पिरेशन सबको करनी पड़ेगी बिकॉज सबको क्या चाहिए, ATP सबको चाहिए, और रेस्पिरेशन से प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, एनर्जी करेंसी यानी ATP बनता है। ठीक है, तो लोअर एनिमल्स के लिए कम रिक्वायर्ड होता है ATP, इस वजह से वो एनारोबिक वे में कर लेते हैं रेस्पिरेशन। बट हायर के लिए ज्यादा ATP रिक्वायर्ड होता है, उनकी एक्टिविटीज ज्यादा है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं।
यहाँ पर जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होते हैं उन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे फैट हो ऑर्गेनिक एसिड्स हो। ये स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, टूटते हैं, ब्रेक होते हैं और फिर एटीपी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी है। और कुछ इंटरमीडिएट कार्बन स्केलेटन जो बनते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो दूसरे बायोमोलिक्यूल्स बनाने में काम आते हैं। आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? यस मैम, क्लियर है। मैकेनिज्म भी देख लिया हमने कि इनको एनर्जी डिमांड ही कम है, तो इस वजह से स्टोमेटा से ग्रीन पार्ट से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेंटिसेस वुड से ले लेते हैं, वुडी प्लांट ले लेते हैं, एंड रूट्स अपनी सॉइल से ले लेती हैं ऑक्सीजन। और ये जनरल इक्वेशन हो गई। कैटाबॉलिज्म उसका कैटाबॉलिज्म ग्लूकोज का कपल कर दिया जाता है एटीपी के सिंथेसिस से। मतलब जो स्टेप्स में ब्रेक हो रहा है ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप, उनमें से कुछ ऐसे स्टेप भी आते हैं जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है, हाई एनर्जी फॉस्फेट उनके अंदर होता है। तो ऐसा हाई एनर्जी कंपाउंड जिसके अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप हो और वो अपना हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप दूसरे सबस्ट्रेट को दे दे, ए को दे दे, तो ए को नहीं दे, अपने में से निकाल के एडीपी को दे दे, फॉस्फेट का ग्रुप एडीपी में दे दे, तो एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है इस रिएक्शन के दौरान, फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर के दौरान एडीपी किस में बदल जाता है फिर एटीपी में। तो ऐसे कई स्टेप्स आते हैं जिसमें ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हाई एनर्जी कंपाउंड्स बनते हैं और वो अपने फॉस्फेट ग्रुप्स किसको दे देते हैं, एडीपी को। फाइनली क्या बन जाता है, प्रोसेस के दौरान एटीपी बन जाता है। यही बोला है यहाँ पर कि कैटाबॉलिज्म से कुछ रिएक्शंस में कपल कर दिया जाता है एटीपी का बनना, दोनों का एक साथ वो कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है दोनों को। ठीक है। Catabolism, oxidation of glucose retain enzyme machinery which partially oxidize glucose without help of oxygen pyruvic acid glycolysis. पार्शियल टूटता है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज, फुल्ली तो नहीं टूटा है, पार्शियली टूटा है, पायरुविक एसिड बनाया। तो ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग बता दिया है कि ग्लूकोज स्प्लिटिंग को बोला गया है। जिन साइंटिस्ट का ये इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेयर और गस्टव एम्बेडन, ऑटोमेयर हॉफ एंड जे परनास, इन्होंने ईएमपी पाथवे दी, मतलब इनका सरनेम से आया है ये, फर्स्ट लेटर के सरनेम से इस पाथवे को ईएमपी बोलते हैं। ईएमपी, एम्बेडन मेयरहॉफ एंड परनास पाथवे, ईएमपी पाथवे किसको, ग्लाइकोलाइसिस को बोला जाता है। साइटोप्लाज्म में होती है ये, इसमें सुक्रोज और स्टार्च काम में आ सकता है। ग्लूकोज पहले स्टार्च और सुक्रोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर उसे ग्लाइकोलाइसिस में एंटर किया जाता है। एंजाइम्स इन्वॉल्व है क्योंकि 10 स्टेप का रिएक्शन है, अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व है, सब एंजाइम्स के नाम है। ठीक है, ये पूरी साइकिल का पूरा रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको याद भी करनी है कि ग्लूकोज में पहले तो एटीपी यूज हुआ, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर आइसोमराइज हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर एक और एटीपी यूज हुआ तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया, दो जगह फॉस्फेट ग्रुप लग गया, फिर ये दो में बट गया, इट डिवाइड इनटू टू, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट डिवाइड इनटू टू, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड 3 कार्बन है ये इंटर कन्वर्टेबल भी है, ये वापस इसी में बदल जाता है क्योंकि, और ये जो साइकिल यहाँ एक दे रखी है, ये साइकिल कितनी बार चलती है, ये देखो यहाँ 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये क्यों दिया है, बिकॉज ये साइकिल पूरी इसके लिए भी चलती है, ये भी किसमें बदल जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल जाता है। इज इट क्लियर? तो ये इंटू टू होल ट्वाइस है, ये पूरा का पूरा नीचे का जो रिएक्शन है ये होल ट्वाइस है क्योंकि 2 बार चलता है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद एनर्जी ऊपर तक के जो स्टेप है वो एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है क्योंकि इसमें एटीपी यूज होता है, नीचे के ये सारे जो स्टेप है वो एनर्जी गिविंग स्टेप है क्योंकि इनमें एडीपी फॉस्फेट ग्रुप इन सब्सटेंसेस से लेता है और खुद एटीपी बना देता है। एडीपी में वो फॉस्फेट यहाँ से आ गया 1,3 बिस फॉस्फेट से, एक फॉस्फेट एडीपी में लगा और वो किसमें कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ये आइसोमराइज हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, आइसोमराइजेशन हो गया इसका, 3 पोजीशन से 2 पोजीशन पे आ गया फॉस्फेट ग्रुप,
और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखना है 2-फॉस्फेग्लिसरीड से क्या हो गया, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन गया। 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कैसे बना, वाटर निकल गया यहाँ से, ऊपर वाले कंपाउंड से वाटर निकल गया तो इनॉल कंपाउंड बन गया। और ये भी हाई एनर्जी कंपाउंड है, इसने भी एक अपना फॉस्फेट एडीपी को दे दिया, एटीपी में बदल गया तो फाइनली 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बन गया, 3 कार्बन। तो ये अगर आप ये याद रखोगे कि कहाँ पर कौन सी चीज कैसे बदल रही है, तो आपको ये याद करना बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। मैं इसे कह रही हूँ याद करने के ऊपर, मैं इसे रोट मेमोरी को हिसाब से मेमोराइज करने को नहीं कह रही हूँ, मैं इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको मेमोराइज करने को कह रही हूँ कि कहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है, इसका लॉजिक ये है, अगर आप इसे हायर लेवल स्टडीज में भी पढ़ोगे तो यही है कि पहले ग्लूकोज में एक फॉस्फेट जुड़ता है तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर वो आइसोमराइज हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऐसे शुगर्स हैं जो 6 कार्बन शुगर है और एक दूसरे के आइसोमर भी हैं। तो वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, उसमें फिर एक और एटीपी जुड़ता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हो जाता है, यानी दो फॉस्फेट हो गए इसमें भी। ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, और वैसे पर यहाँ पर ये 2 में बटता है, 2 इंटरकन्वर्टेबल शुगर्स में बटता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन फॉस्फेट में। ये आपको टफ इसलिए लग रहा होगा कि नेम बहुत लंबे लंबे हैं और नए नए नेम्स हैं, बस सिर्फ ये अगर नेम्स को छोड़ दिया जाए तो ये इतना टफ नहीं है, और नेम भी आप याद करोगे, ये याद आपको लिख के ही होगी, कई बार आपको लिखनी पड़ेगी ये इक्वेशन, आपको ये रिमेम्बर करना पड़ेगा कौन सी जगह कौन सा ग्रुप जुड़ रहा था, कहाँ पर एटीपी यूज हो रहा था, कहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हो रहा था, एनर्जी प्रोड्यूसिंग कौन सा स्टेप नंबर है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में NADH बनता है, फिर वो 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मैंने बोला था यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड होता है, क्योंकि ऊपर वाले कंपाउंड में आप देखोगे एक ही फॉस्फेट ग्रुप था, तो यहाँ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी से नहीं डायरेक्टली जुड़ जाता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर, एटीपी ब्रेक नहीं होता, बट एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक आकर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जुड़ जाता है, तो बन जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये अब हाई एनर्जी कंपाउंड है, इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, इसकी हाई एनर्जी है तो ये क्या करता है, अपनी एक फॉस्फेट ग्रुप को एडीपी को दे देता है और क्या में कन्वर्ट हो जाता है, एरो हेड आपको दिखाएगा कि किससे क्या बन रहा है, एरो हेड से आपको पता चलेगा ये रिएक्शन नीचे की तरफ चल रही है, और इसमें एडीपी से एटीपी बना है स्टेप में, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर वाटर निकलने के बाद 2 वी कैन से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और फिर दोबारा से लास्ट स्टेप में फिर दोबारा से एक एटीपी बनना, क्योंकि अगर ये आप याद करोगे तो ये ऐसा पूरी लिखने को आएगी आपको, कि अगर क्वेश्चन आ गया राइट द ग्लाइकोलाइसिस, तो आपको ये साइकिल बनानी है, हो सके तो यहाँ पर आप क्या कर लो, स्टेप नंबर दे दो, भले ही अपनी सहूलियत के लिए, ये नंबर 1 स्टेप हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है, नंबर 6, 7, 8, 9, इसके बाद लास्ट में है 10। ठीक है, तो किस स्टेप नंबर के वक्त एटीपी बन रहा है ये याद रखना है, किस स्टेप में NADH बना था, किस स्टेप में एटीपी यूज हुआ था, फर्स्ट में यूज हुआ है, थर्ड में यूज हुआ है, फिफ्थ में NADH बना है, सिक्स्थ में एटीपी बना है एक बार, लास्ट में सेकंड लास्ट स्टेप में 9th से 10th बनने के वक्त एटीपी बना है। क्लियर? यस हो गया मैम, होगा, यस मैम मैम, आपको क्लियर हो गया होगा। थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज्यादा आपको साइकिल लिखना इंपॉर्टेंट है, साइकिल पूरी सही से लिखी होनी चाहिए। अब आ जाती है बात फर्मेंटेशन की, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, पायरुविक एसिड के 3 फेट हो सकते हैं। पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस में बना, देयर आर 3 मेजर पाथवे, फिर अब वो कैसे, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, अगर ये ग्लाइकोलाइसिस फंगस में हुई है तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगी, और अगर ये हमारे अंदर हो रही है एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जाएगा और क्रेब्स साइकिल करेगा।
अब यहाँ पर जो दिया है ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का स्टेप दिया है, ये तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस ही दी है सेम, यहाँ तक के स्टेप सेम है ग्लाइकोलाइसिस के। एंड उसके बाद पायरुविक एसिड, फॉस्फेनॉल पायरुवेट के बाद पायरुविक एसिड बनने के बाद चेंज हुआ है, ऊपर लैक्टिक एसिड बन रहा है, नीचे इथेनॉल का दे रखा है, दोनों फर्मेंटेशन के यहीं पे दे रखे हैं, बट ये बता रखा है कि इंजाइम कौन सी लगेंगी। तो अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखें तो ये दो जगह हो सकती है, एक तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज में हो सकती है लैक्टोबैसिलस में, और दूसरा कहाँ पे होती है 10th में हमने पढ़ा है, दूसरा लैक्टिक एसिड और कहाँ बनता है, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज में तो हमारे मसल्स में भी बनता है, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, सांस हम ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आई तो हमारे मसल्स में, और कुछ वैसे भी ऑक्सीजन प्रॉपर आई हो चाहे नहीं आई हो, कुछ वैसे व्हाइट फाइबर्स हैं हमारे अंदर रेड और व्हाइट तरह के, तो व्हाइट वाली मसल्स में फिर भी मायोग्लोबिन कम होने की वजह से वहां लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो वहां पर फॉर श्योर लैक्टिक एसिड बनता ही है थोड़ा बहुत। क्लियर? यहाँ पर रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, और ये जो एंजाइम है जो पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदलती है उसका नाम क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और इस दौरान दोनों स्टेप्स के दौरान NADH से NAD भी बनता है, चाहे हम लैक्टिक एसिड की बात करें चाहे हम पायरुविक। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज लैक्टिक एसिड तब बन रहा है जब पायरुविक एसिड में हाइड्रोजन्स जुड़ जा रहे हैं, हाइड्रोजन NADH पॉजिटिव डिहाइड्रोजिनेज बोला है ना, तो ऐसी एंजाइम है ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो क्या करेगी, जो सबस्ट्रेट है उसमें से क्या करेगी, उसमें हाइड्रोजन्स उसके अंदर डिहाइड्रोजिनेज करेगी, मतलब रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन्स। NADH H positive is reoxidized into NAD positive. The reaction catalyzed by lactate dehydrogenase. The reaction is catalyzed by lactate dehydrogenase. Clear? अब हम एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वो देखना जरूरी है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इक्वेशन, क्लियर इक्वेशन क्योंकि वहां नहीं है, तो हम सोच देखते हैं अगर हमें मिल जाती है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की इक्वेशन। इक्वेशन तो नहीं दे रखी, कहीं ना कहीं तो दे ही रखी है। आइसोमर ऑफ लैक्टिक एसिड, टू ATP बनते हैं, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ हालांकि ग्लूकोज से दिखा रहा है, पायरुविक एसिड का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, ग्लूकोज प्लस 2 ADP गिव्स 2 ATP एंड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भी यू कैन सर्च ऑन योर लेवल, आई विल ऑल्सो सर्च। एक्चुअली मैं इसीलिए बोल रही थी कि ये जो NADH और NAD की कॉन्सेप्ट है ये यहाँ देखना चाहती हूँ मैं कि पायरुविक एसिड में से रिमूव हो रहे हैं हाइड्रोजन्स लैक्टिक एसिड बनने के लिए या ऐड हो रहे हैं, क्योंकि इस नेम के हिसाब से तो डिहाइड्रोजिनेज बोला है, तो डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन ग्रुप इसमें से रिमूव होना चाहिए था NAD में लग के NADH, पर ये रिवर्सल बता रहा है, ये बता रहा है NADH में से रिमूव हुए हैं और NAD बना है,
तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर हमें ये इक्वेशन प्रॉपर मिल जाए तो क्लियर हो जाएगा। तो यू विल सर्च ऑन योर लेवल, आई विल ऑल्सो सर्च इक्वेशन ढूंढने के लिए। क्लियर? अभी तो आगे प्रोसीड करेंगे, आगे आप ढूंढना, मैं भी ढूंढूंगी इसको आगे। यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है जिसमें पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, लेकिन अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज कैटलाइज करती है इस रिएक्शन को। इसमें भी NADH पॉजिटिव से रीऑक्सीडाइज टू NAD बनता है। और एंजाइम्स इसमें दो यूज होती हैं, इसमें एक ही यूज हो रही थी लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, इसमें दो यूज होती हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। और इसमें एनर्जी क्या होती है, 7% से लेस बनती है एनर्जी, इनमें कमी बनेगी बिकॉज ये क्या है, एनरोबिक रेस्पिरेशन है। तो एनरोबिक रेस्पिरेशन का वो रहता है कि एनर्जी प्रोड्यूसेस लेस, यीस्ट पॉइजन टू डेथ। और यीस्ट इवन अल्कोहल ज्यादा बनने लगती है, एक्यूमुलेट होने लगती है यीस्ट के चारों तरफ। तो 13% से ज्यादा अल्कोहल उसके सराउंडिंग में होने से यीस्ट मर भी जाती है पॉइजन होके खुद ही, ठीक है। वो खुद प्रोड्यूस कर रही हैं और वो मर भी जाती हैं। अब ये नीचे वाली इक्वेशन की बात कर रहे थे कि पायरुविक एसिड किसमें बदलता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नीचे अल्कोहलिक है, ऊपर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का इक्वेशन। आपको अगर एग्जाम में आएगा तो आप यही लिखोगे फॉर श्योर, क्योंकि एनसीईआरटी का है ये। मैं इसमें कुछ भी एड ऑन करने को नहीं कहूंगी, आपका जो लेवल है वही यहीं से लिखोगे आप, पेपर में आएगा। फॉर जस्ट क्यूरियोसिटी, फॉर जस्ट नोइंग दैट व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड एंड हाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड whether the hydrogens are removed where to which side, तो ये देखने के लिए आप इसकी इक्वेशन सर्च करोगे। बस यहाँ पे जब एग्जाम में आएगा तो आपको करना ऐसे ही है, क्योंकि ये ठीक ही होगा, एनसीईआरटी कुछ भी गलत नहीं भेजेगी। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, पायरुविक एसिड एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब आज हमारा फ्रेश टॉपिक अभी शुरू हुआ है, क्योंकि तब से हम यहीं पर आए थे, ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन, दो चीजें डिस्कस करी थी। यहाँ से अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। बट वैसे जो पायरुविक एसिड होता है इम्परमिएबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर जाने के लिए, तो उसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसमें ATP यूज होता है to get entry into the mitochondrial membrane inside the mitochondrial मैट्रिक्स तक जाने के लिए, क्योंकि साइट क्या है क्रेब्स साइकिल की, साइट है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वहां जाके ही पायरुविक एसिड के पूरे CO2 मॉलिक्यूल्स अलग हो सकते हैं। पायरुविक एसिड में कितने CO2 मॉलिक्यूल है, 3, तो 3C कार्बन निकल सकते हैं बाहर। पर ये रिएक्शंस कहाँ होंगे, क्रेब्स साइकिल के ये होंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन की है और अंदर की मेम्ब्रेन इसकी बहुत ज्यादा इरेगुलर है। तो यहाँ के जो अंदर का जो जेल है इसके अंदर इसकी एंजाइम्स हैं क्रेब्स साइकिल की, तो इसे डबल मेम्ब्रेन क्रॉस करके पायरुविक एसिड को अंदर आना पड़ेगा, तो उसके लिए ATP खर्च भी होता है। एंड द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन with the stimulus simultaneously synthesis of ATP inner membrane of mitochondria। अब अंदर आने के बाद जब ये CO2 मॉलिक्यूल्स अलग होंगे 3 कार्बन, तब क्या होंगे, इस पूरे साइकिल के दौरान, क्रेब्स साइकिल के दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन रिमूव होंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पायरुविक एसिड को यानी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट ऐसा सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म ही है वो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, उसके साथ हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन्स को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स आर टेकिंग ऑन। बट हाइड्रोजन को जब रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो बनेंगे ही वहां पे, 2H पॉजिटिव अगर रिलीज करेंगे हम किसी से फॉर सपोज, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिलीज होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को भेज दिए जाते हैं, साथ में हाइड्रोजन्स भी भेज दिए जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स भेज दिए जाते हैं O2 को, और यहाँ पर इन जो कार्बन से निकल रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन में भेजे जाते हैं। साइमल्टेनियसली जब ये होता है तो इनर मेम्ब्रेन में ATP बन जाता है, यानी कि ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
ऑक्सीजन किसकी तरह एक्ट कर रही है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रही है यहाँ पर। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर बोल लो या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर बोल लो, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये यहाँ पर इसकी तरह काम करती है ऑक्सीजन। और ऐसी फॉस्फोराइलेशन को जिसमें ऑक्सीजन के हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से एटीपी बने हुए हों, वैसी फॉस्फोराइलेशन कहलाती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस फॉस्फोराइलेशन का नाम क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो रहा है? इसके साथ हम 3 तरह की फॉस्फोराइलेशन पे हमने डिस्कस कर चुकी। एक होती है जो हमने लाइट रिएक्शन के दौरान पढ़ी थी, उसके अंदर फोटो फॉस्फोराइलेशन वर्ड जोड़ दिया जाता है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में जब साइटोक्रोम ए साइटोक्रोम बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ईटीएस में, इसकी बात हो रही है, जेड स्कीम की बात हो रही है। तो जब एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम से पीएस2 से पीएस1 तक पहुंचाया गया था इलेक्ट्रॉन, उस दौरान यहाँ पे भी एक एटीपी बना था, एटीपी। ऐसा फॉस्फोराइलेशन जो आपका लाइट रिएक्शंस के दौरान होता है उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अभी अभी हमने इससे पहले देखा ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप के बीच में भी क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस के भी स्टेप के बीच में क्या बन रहे हैं? एटीपी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? एटीपी। उसको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कहा जाता है? एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में जाकर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना और उससे एटीपी बनाना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। एक सबस्ट्रेट से निकालकर हाई एनर्जी कंपाउंड से एडीपी में जोड़कर एटीपी बनाना, वो हो गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो ग्लाइकोलाइसिस में हो रहा है। बट लास्ट में जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल में हो रहा है कि ऑक्सीजन के पास पहुंचाए जा रहे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास पहुंचाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उस दौरान एटीपी बन जा रहा है। ऐसी फॉस्फोराइलेशन को जहां ऑक्सीजन एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करके ऑक्सीजन बना एटीपी बना रही है, उनको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये मैंने आपको लास्ट तक का ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया, बट ये लास्ट में आता है। ये जो पार्ट है एटीपी बनाना, ये लास्ट में आता है हमारा। उससे पहले हमारी पूरी साइकिल है, क्रेब्स साइकिल। Pyruvate enter the cytosol to mitochondrial matrix and undergoes oxidative decarboxylation. Pyruvate dehydrogenase enzyme, coenzyme A, and NAD positive and 2 NADH produced from one molecule of glucose. तो पायरुवेट साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाता है और अपने आप को वो ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेज भी कर लेता है। ऑक्सीडेटिव वर्ड जब भी आप यूज करोगे उसका मतलब सिंपल सा होगा कि किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन होना। समझ रहे हो? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, 2 चीजें हो रही हैं, यानी पायरुवेट की उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, यानी उससे हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहे हैं, और किस में लग जा रहे हैं? NAD पॉजिटिव में। नीचे इक्वेशन दी हुई है, यू कैन सी पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। इसको आयन की भी जरूरत पड़ती है इस एंजाइम को, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। देखो यहाँ पे भी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डी है और इसमें पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकलकर NAD पॉजिटिव में लग जाते हैं, NADH बन जाता है, और यहाँ पर CO2 भी रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलीज CO2। और ये एसिड, ये कोएंजाइम ए जो थी वो पायरुविक एसिड के साथ जुड़ी और एक नया कंपाउंड बना। पायरुविक एसिड किस में बदल गया? एसिटाइल ग्रुप में। किस ग्रुप में बदल गया? एसिटाइल ग्रुप में। पायरुवेट में से हाइड्रोजन रिमूव हुए, वो NAD पॉजिटिव से लगे तो NADH बन गया। एक CO2 भी रिमूव करी गई उसमें से पायरुविक एसिड में, और वो अब कौन सा ग्रुप बन गया? एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप क्या होता है बेटा? OCH3। क्या ग्रुप होता है? OCH3। ठीक है, CH3 OOH। नहीं, CH2
क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो पूरी होनी पड़ेगी ना, तो कैसे होगी? मैं ये इसीलिए बता रही हूँ कि आपको एसिटाइल ग्रुप पता चले, CH3COOH। ये किसका फॉर्मूला है CH3COOH? मैम ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, CH3COH। कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये? कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? एसिटिक 2 कार्बन का है ना, तो ये क्या है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एसिटिक एसिड का। इसमें से एसिटाइल ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, तो एसिटाइल ग्रुप कौन सा होगा? CH3CO। CH3CO ग्रुप कौन सा होता है? एसिटाइल ग्रुप। OH इसमें से हट जाता है। एसिटाइल ग्रुप बताने के लिए बात करी थी, तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? एसिटाइल ग्रुप में, और ये कोएंजाइम ए से क्या कर लेता है? रिएक्ट। एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है CO2। आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, CO2 उसमें से अलग हो जाती है पायरुविक एसिड में से। आपको ये इक्वेशन आपके एनसीईआरटी की है, यही याद करनी है। और हाइड्रोजन जो निकले हैं वो NAD पॉजिटिव में जुड़ जाते हैं। कहाँ से क्या ट्रांसफर हो रहा है यही याद रखना है, उसी से याद करना है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो अब ये क्रेब्स साइकिल का पूरा डायग्राम है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में अंदर आएगा, यानी कि जो सब्सटेंस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आया है पायरुवेट से बनकर, वो आया है एसिटाइल कोएंजाइम में। इस दौरान एक NADH भी बन चुका है, जो अभी पीछे देखा, ठीक है। NADH2 बन गया है यहाँ पर एक, और एक CO2 निकल चुकी है बाहर, CO2 भी बाहर जा चुकी है। और ये किस में बदल चुका है? पायरुविक एसिड। और कोएंजाइम में अंदर गई थी, कोएंजाइम में जुड़ी थी पायरुविक एसिड में, तो कोएंजाइम में अंदर की तरफ आएगी, तो ये बन जाता है कोएंजाइम ए से जुड़कर एसिटाइल कोएंजाइम ए। 2 कार्बन का होता है, दिस इज ऑफ 2 कार्बन। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक ऑक्जेलो एसिटिक, पीछे से आते हुए ऑक्जेलो एसिटिक से जुड़ जाती है 4 कार्बन के प्रोडक्ट से। तो ये सबसे पहले एक 6 कार्बन या का एसिड बनाती है, जिसे कहते हैं सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो ऐसी जो भी साइकिल्स हैं हमने अभी तक जिसको भी पढ़ा, उसमें हम फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसी से उन साइकिल्स का नाम देते हैं। तो इस साइकिल का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल इसीलिए रखा गया कि एसिटाइल कोएंजाइम में अंदर आकर जो पहला प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है सिट्रिक एसिड। तो ये साइकिल क्या हो जाती है? सिट्रिक एसिड साइकिल। अब सिट्रिक एसिड में सेकेंड स्टेप में एक और CO2 निकल जाती है। हमारा काम ही है, हमें जो भी पायरुवेट के 3 कार्बन थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड तो यही निकल चुकी, हमें वो सारे कार्बन फ्री करने हैं। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड तो ये निकल चुकी, इसीलिए 2 कार्बन का एंटर हुआ है, पर यहाँ से 4 कार्बन भी तो आ गए, तो अब ये 6 कार्बन का बन गया। हमें क्या करना है? हमें CO2 निकालते जाना है। CO2 कितनी बार निकलेगा इसमें से? 2 ही बार निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक CO2 यहाँ निकलेगा, एक CO2 यहाँ निकलेगा, और फिर ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट, क्योंकि हमें ये साइकिल है, हमें ये रीजनरेट भी तो करना पड़ेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो वो बाकी ये जो 4 कार्बन होते हैं वो एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को रीजनरेट कराने के लिए काम आ जाते हैं। तो एक कार्बन इस स्टेप में निकलता है, हमें याद रखना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। अगर हम इसे काउंट कर रहे हैं 1 तो, वरना अगर हम इसे काउंट नहीं कर रहे, साइकिल का स्टेप नंबर 1 यही है, ठीक है। ये तो क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में अंदर आ रहा है पायरुवेट, ठीक है। तो ये तो एंटर इसी फॉर्म में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की क्रेब्स साइकिल गिनी जाती है। तो स्टेप नंबर 1 यही होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से क्या बनना? सिट्रिक एसिड बनना, एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़कर। स्टेप नंबर 2 पे पहली कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में से, और सिट्रिक एसिड किस में बदल जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। फिर एक और CO2 निकलेगी। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का था, देखो एक कार्बन लेस हो गया ना। और इसके साथ साथ एक NADH और बन गया, इसमें से हाइड्रोजन्स भी गए। सिट्रिक एसिड में से क्या निकले? हाइड्रोजन्स, जो कि NAD पॉजिटिव से जुड़े और NADH बने। इनका बहुत बड़ा रोल है,
ये मैं बार बार इसीलिए नहीं बता रही हूँ NADH बन रहा है, NADH बन रहा है, इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यही लास्ट में क्या करते हैं, अपने जो भी प्रोटॉन्स और जो भी हाइड्रोजन इन्होंने ले रखे हैं उसको किसको देंगे, ये सारे हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन को दिए जाएंगे और वाटर बनाया जाएगा लास्ट में। और उसी दौरान जब ये अपने हाइड्रोजन रिमूव करके ऑक्सीजन को देंगे तभी ATP वो बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है NADH। तो ये भी याद रखना है कि किस स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे एक पहला कार्बन डाइऑक्साइड निकला, एक NADH बना, फिर 5 कार्बन वाले में नेक्स्ट दोबारा से एक और CO2 निकल जाता है, एक और बार NADH बन जाता है। फिर इसमें अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और सक्सिनिक एसिड 4, ये 5 कार्बन का, तो इसीलिए ये एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद 4 कार्बन का बन जाता है। पर इस स्टेप में ADP से ATP भी बनता है, ये भी याद रखना। एक ATP यहाँ पर अपने आप ही बनता है, ये यहाँ पर ATP में जुड़ेगा भी, लास्ट में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब क्रेब्स साइकिल का ये ATP जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल अल्फा कीटोग्लूटारेट से चेंज होने पर सक्सिनिक एसिड में बनता है 1 ATP। अब सक्सिनिक एसिड अब तो कुछ भी नहीं, जो 2 कार्बन थे वो रिलीज हो गए, एक सेकंड स्टेप में, एक थर्ड स्टेप में 2 कार्बन रिलीज हो गए। अब ये रीजनरेट होगा ऑक्सैलिक एसिड, और रीजनरेशन के दौरान एक और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड बनेंगे, एक FADH2 बनेगा और एक बनेगा NADH। एक्चुअली में ये NADH और FADH2 ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, क्योंकि इन्हीं से हाइड्रोजन रिमूव करके ऑक्सीजन जोड़ेंगे। इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इनकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, निकोटिनामाइड एडिनाइन, निकोटिनामाइड एडिनाइन, ये बुक में दी हुई है, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन्स, निकोटिनामाइड एडिनाइन ADENINE एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन्स, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, निकोटिनामाइड एडिनोडाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन्स। एंड इधर FAD की बोलेंगे फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये फ्लेविन ग्रुप है, फ्लेविन इन सबके नाम है, ठीक है, फ्लेविन एडिनोन। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सबस्ट्रेट उसमें साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होते हैं, जो कि हाइड्रोजन्स को रिसीव कर रहे, हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स होते हैं। फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, इसका नाम ये होता है। ये हाइड्रोजन के कैरियर होते हैं, जहां पे भी किसी भी सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो अपने हाइड्रोजन रिमूव कर रही है, तो ये पकड़ लेते हैं उनको, FAD पॉजिटिव पकड़ लेते हैं, NAD पॉजिटिव पकड़ लेते हैं उनके हाइड्रोजन्स को, और रिड्यूस हो जाते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, H पॉजिटिव जोड़ लेते हैं उनके। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हो। इज इट क्लियर? कहाँ पर क्या बना है वो आपको याद होना चाहिए, दिस यू शुड रिमेम्बर। यहाँ पर भी यही स्टेप्स दे रखे हैं। कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड गिव यू सिट्रिक एसिड सिट्रेट, और एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज नाम की एंजाइम के प्रेजेंस में, ये फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम में जुड़ा तो सिट्रेट एसिड बना, सिट्रेट सिंथेज। यहाँ पे जो एंजाइम आई वो सिट्रेट सिंथेज कहलाती है, नाम दे रखा है। आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट टू फॉर्म आइसोसिट्रेट, ये स्टेप यहाँ नहीं मेंशन है, पर इसके बीच में एक और आइसोसिट्रेट भी बनता है, आइसोमर होता है, तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आइसोमर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग। मेनली उसके बाद तो क्या काम होना है, CO2 रिमूव होना है, एंड बुक में भी यही साइकिल दे रखी है, तो आपको इस साइकिल के हिसाब से याद करना है, यू हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू दिस साइकिल। क्या डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा 2 सक्सेसिव स्टेप में, जिससे कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और इधर सक्सिनाइल कोएंजाइम बनेगी। सक्सिनाइल कोएंजाइम का जब ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को, जी अब तो आप देखोगे सक्सिनाइल कोएंजाइम नाम का कोई कंपाउंड नहीं दे रखा, वो यहाँ होता है, वो भी स्टेप में स्किप कर रखा है। उसके बाद सक्सिनिक एसिड बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से कोएंजाइम भी हट जाती है और ATP से ATP भी बन जाता है। और सक्सिनिक एसिड, हमें सक्सिनिक एसिड ही याद रखना है, वी हैव टू लर्न सक्सिनिक एसिड।
और सक्सिनिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मैलिक एसिड भी 4 कंपाउंड है, ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और सक्सिनिक टू मैलिक एसिड में FADH2 बनता है, और मैलिक एसिड टू ऑक्सैलोएसिटिक में NADH बनता है। ये लर्न करना है। तो जो 2-3 बार इस साइकिल को ऐसे याद कर लेगा कि सेकेंड स्टेप पे CO2 निकालनी है, एक NADH बनाना है, थर्ड स्टेप पे भी एक CO2 रिलीज होनी है, एक NADH बनाना है, और एक ATP भी बनाना है, फिर सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। सक्सिनिक एसिड में से FADH2 बनाना है, और यहाँ पर NAD को NADH बनाकर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सक्सिनिक के बाद मैलिक, मैलिक के बाद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फिर बस यही साइकिल है, क्रेब्स साइकिल। ऐसे याद कर लेगा, उसको याद है, ठीक है। During conversion of succinyl coenzyme to succinic acid, there is synthesis of one GTP molecule. सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो सक्सिनिक एसिड बनती है वो GTP बनाती है। अब GTP भी किस अपना फास्फोरस किसको दे देता है, ADP को, और ATP बना देता है। वो यहाँ पे GTP नहीं बताया बिकॉज इतनी सारी नॉलेज की कोई जरूरत नहीं। फाइनली क्योंकि ATP ही बनना है तो साइकिल में क्या शो कर दिया है, ATP शो कर दिया है। हालांकि ये जो तीनों न्यूक्लियोटाइड के ट्राइफॉस्फेट्स हैं, चाहे थाइमिन ट्राइफॉस्फेट हो, चाहे गुआनिन ट्राइफॉस्फेट हो GTP हो, चाहे एडेनिन ट्राइफॉस्फेट हो, ये सभी हाई एनर्जी कंपाउंड है, पर ये सारे के सारे किस में बदलते हैं, फाइनली ATP में ही बदलते हैं। तो अगर ये बनते भी हैं GTP वगैरह कहीं किसी स्टेप्स में, वो किस में ही कन्वर्ट करे जाते हैं, ATP में ही कन्वर्ट करे जाते हैं। क्योंकि मेन हम सब जानते हैं कि मेन एनर्जी करेंसी क्या है, ATP है। इसीलिए ये बोल रहा है कि यहाँ जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है उसको करा जाता है रिमूव, उससे कोएंजाइम A हटाई जाती है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A क्योंकि अपने आप में एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, तो जब ये रिमूव करता है कोएंजाइम A को तो क्या करता है, एक्चुअली में बनाता GTP है, पर GTP क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है। GTP अपना फॉस्फेट ADP को देकर ATP बना देता है, तो इसीलिए डायरेक्टली ATP दे दिया। तुम्हें भी डायरेक्टली ATP याद करना है, तुम्हें GDP याद नहीं करना। बुक में लिखा होगा ये भी, इट इज रिटन इन द बुक, बट यू हैव टू मेंशन दैट ओनली व्हिच इज गिवन इन द साइकिल। साइकिल में ही मेंशन करोगे। अब ये नेट सेल रिएक्शन दे दिया कि इस पूरे इक्वेशन के वक्त क्या यूज हुआ, टोटली में क्या यूज हुआ। पायरुविक एसिड में 4 NAD पॉजिटिव यूज हुए, एक FAD पॉजिटिव यूज हुआ, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हुए, एक ADP और PI जुड़ा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पूरा रिएक्शन हुआ, इससे 3 CO2 बाहर निकल गए, 4 NADH पॉजिटिव, 4 H पॉजिटिव, एक FADH बना, एक ATP बना। अब तुम यहाँ बोलोगे कि साइकिल के दौरान तो मैम 3 ही NADH बने हैं। हाँ 3 ही बने हैं NADH साइकिल के दौरान तो, पर एक ऊपर जब पायरुवेट से अंदर लाया गया था तब भी क्या हुआ था, तब भी एक NADH बना था। इसमें नेट सेल रिएक्शन में उसको कंसिडर करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसिडर, क्योंकि अगर पायरुवेट ही नहीं आता कोएंजाइम A के फॉर्म में तो साइकिल ही नहीं हो पाती, फिर तो साइकिल कैन नॉट टेक प्लेस। तो इस वजह से हम यहाँ पर 4 कंसिडर करते हुए इस नेट सेल रिएक्शन को करते हैं। और इसमें होल प्रोसेस की अगर बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज से यहाँ पर तो 4 NADH बन रहे हैं, पर 4 में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि 6 जुड़ेंगे, किसके 4 NADH में 6 जुड़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के, 6 ATP ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, we get 6 ATP in the ग्लाइकोलाइसिस, तो यहाँ जुड़ जाते हैं और 10 NADH टोटली बनते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द होल प्रोसेस 10 NADH we get, 2 FADH we get, बिकॉज ये साइकिल भी कितनी बार चलेगी बेटा, how many times this cycle will run, twice, because पायरुविक एसिड एक ग्लूकोज से कितने बनते हैं, एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 2 बनते हैं, तो 2 NADH और 2 आपके GTP। वो तो आप जब नेट सेल रिएक्शन देखोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा कौन सा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, एक नेट सेल रिएक्शन का हम अगर देखें तो यहाँ पर दिखा नहीं रखा, मैं आपको भेज दूंगी, रिटर्न में दे रखा होगा, हो सकता है मे बी इट इज गिवन इन द रिटर्न। बैलेंस शीट जो थी, ये रही बैलेंस शीट, यहाँ पे दे रखी है सिक्वेंशियल ऑर्डर बैलेंस शीट को। यहाँ पर अगर हम एक रेफर कर लें
तो देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे ब्रेकडाउन हो रहा है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, फिर उसके बाद टीसीए हो रहा है, फिर ईटीएस हो रहा है। एनएडीएच जो सिंथेसाइज हो रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज हो रहे हैं, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए यूज होंगे। एंड वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब रिस्पायर किया जाता है और कोई और चीज नहीं आ रही है, सिर्फ वन ग्लूकोज ही अंदर आ रहा है रेस्पिरेशन के लिए, तो नेट गेन कितने का होता है? 36 एटीपी का होता है। ठीक है, ये मैं समझा दूंगी कैसे होता है, बट अभी आपको ये पता होना चाहिए एक जो एटीपी है, सॉरी, एक ग्लूकोज से ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 10 NADH, ये याद होना चाहिए, 10 NADH बनेंगे, 2 FADH बनेंगे, 2 GTP बनेंगे, क्योंकि जो साइकिल है ये भी 2 पायरुविक एसिड के लिए ट्वाइस चलेगी। एक साइकिल में 4 NADH बन रहे हैं, तो 2 साइकिल में कितने बनेंगे? 10 बन रहे हैं, बिकॉज यहाँ तो डबल करेंगे तो 8 होगा, 8 NADH होंगे, बट 2 ATPs इसको क्या मिलेंगे? 2 ATPs इसको ग्लाइकोलाइसिस से मिलेंगे। अब 2 मिलेंगे या 6 मिलेंगे वो हमको क्लियर करना पड़ेगा। आई विल बी शेयरिंग यू इट्स इमेज, देन यू विल बी नोइंग। ठीक है, बैलेंस शीट में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। आगे के स्टेप्स हम कल देखेंगे। अब इसमें बचा है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जैसे हमने थाइलाकॉइड की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखी ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी बन रहा था जो जेड स्किन के दौरान, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे और उसकी वजह से एटीपी बन रहा था। वैसे यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी जो ग्रुप्स होते हैं प्रोटीन के, जो अंदर प्रोटीन, उसके मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन फंसे हुए हैं, तो वो प्रोटीन क्या करते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करके चैनली एक दूसरे के थ्रू लास्ट ऑक्सीजन तक भेजते हैं। इसकी भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इट ऑल्सो हैज इट्स ओन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इसकी खुद की भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो पढ़ी जाती है, जिसमें कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर 5 तक होते हैं, और लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है जिसपे एटीपी बनता है। इन द लास्ट कॉम्प्लेक्स इट हैज एटीपी फॉर्मेशन एबिलिटी, क्योंकि लास्ट कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेज का होता है। यहाँ पे उसका शेप दिखा रखा है, F0 F1 पार्टिकल। जब इसमें से प्रोटॉन गुजरता है तब एडीपी और पीआई जुड़कर एटीपी बन जाते हैं। तो फाइनली प्रोटॉन बाहर भी निकलेगा अपने पीएच को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत सारे प्रोटॉन भर जाएंगे बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू कैन सी, जब आप कर रहे हो, जब बार बार आप एक मॉलिक्यूल से FES से दूसरे को भेज रहे हो, साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, तो उसकी वजह से प्रोटॉन जो हो रहे हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भरे जा रहे हैं। इधर एक प्रोटॉन भरा, इधर 2 प्रोटॉन भरे, एक नहीं 2 प्रोटॉन, इधर भी 2 प्रोटॉन भरा, इधर भी 2 प्रोटॉन भरा, इधर भी 2 प्रोटॉन भरा, तो बार बार प्रोटॉन भर रहे हैं, तो यहाँ पर पीएच कम हो जाएगा। पीएच को ही मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल वापस नॉर्मल करने के लिए क्या किया जाता है, लास्ट वो जो एटीपी सिंथेज वाली एंजाइम है लास्ट वाली, वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से इन प्रोटॉन्स को वापस मैट्रिक्स में भेज देती है ऑक्सीजन के पास। तो ये ब्रेक डाउन कर देती है इसका। यहाँ पे देखो, प्रोटॉन को बाहर भेज देती है। ठीक है, तो इसके दौरान एटीपी बनता है। और क्लियर कर लेंगे हम कल के टॉपिक में। आज हमने बस ओवरव्यू लिया है इसका। We have taken the overview of electron transport system। और आप बुक में रीड करो, NCERT में रीड करो। जब आप भी इससे कनेक्ट होके पढ़ोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, एज कम्पेयर टू सिर्फ मैं अगर बताती रहूंगी, उससे ज्यादा आपको तब समझ में आएगा जब आपने भी ये आगे रीड कर रखा होगा। तो इट इज रिकमेंडेड दैट यू विल रीड फ्रॉम योर बुक एज वेल।